हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। उत्तराखंड जीके रिवीजन क्लास महाकुंभ के भाग 57 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, मैंने रिवीजन महाकुंभ के भाग 51 से लेकर 56 तक आपको उत्तराखंड जिला दर्शन के अंतर्गत कुमाऊं मंडल के 6 जनपदों का रिवीजन कराया, जिसमें अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर को हमने देख लिया है। और आज का जो भाग है महाकुंभ भाग 57, यहाँ से हम जो गढ़वाल मंडल है, गढ़वाल मंडल के 7 जनपदों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। और ये सीरीज आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिला दर्शन सीरीज से पूरे राज्य के जो हमारे महत्वपूर्ण स्थल हैं और उसके अलावा जो भी संगठन, निकाय हैं, साथ ही धार्मिक प्लेसेस हैं, इनका आप अच्छे से रिवीजन कर पाते हैं। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग या उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आगामी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है। बाकी देखिए, आपका 21 सितंबर को एग्जाम है, स्नातक स्तरीय परीक्षा, उसके लिए भी आपका ये सीरीज जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और स्नातक स्तरीय परीक्षा जो ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है, इसके लिए एप्लीकेशन स्टोर पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं, जो कि बाइलिंगुअल है दोनों भाषाओं में। तो ये फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इन टेस्ट सीरीजों का। बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। बाकी देखिए, देहरादून की अगर मैं बात करूं, देहरादून आज हम देखेंगे गढ़वाल मंडल में। सबसे पहला जनपद आज हम देहरादून कवर करेंगे आज के वीडियो में। और देहरादून देखिए राज्य के सबसे पश्चिम में स्थित जिला है। ठीक है, सबसे वेस्ट में। और सबसे ईस्ट में जो जनपद हमारा स्थित है राज्य में, वो है पिथौरागढ़ जनपद। ये आपको ध्यान रखिएगा। देहरादून देखिए, देहरादून और हिमाचल के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है टोंस नदी। कौन सी नदी? टोंस नदी सीमा बनाती है। ऐसे में पिथौरागढ़ की बात करूं तो पिथौरागढ़ पूर्व में, और यहाँ पर पिथौरागढ़ और नेपाल के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है काली नदी। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं देहरादून की। आज का सेशन हो सकता है थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि देहरादून के बारे में जो फैक्ट है बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो थोड़ा सब्र बनाएं और वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखें। बात करें देहरादून की बेसिक इंफॉर्मेशन की, तो देहरादून जनपद, इसकी अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो ये राज्य की राजधानी भी है। हालांकि राजधानी अस्थाई बोलते हैं, लेकिन राजधानी है देहरादून राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। 8 जून 2020 को गैरसैंण को राजधानी बनाया गया था त्रिवेंद्र रावत के द्वारा। देहरादून जनपद का गठन हुआ था 1817 में। ठीक है। तो 1817 में जब इसका गठन हुआ तो ये मेरठ मंडल में था, मेरठ मंडल। और 1975 के बाद क्या हुआ कि इसको गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। ठीक है। तो देहरादून गढ़वाल मंडल का जिला कब बना? 1975 में बना, 75 में। क्षेत्रफल की बात करें तो 3088 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। लिंगानुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार 902 प्रति 1000 पुरुषों पर। जनघनत्व था 549 प्रति वर्ग किलोमीटर। उपनाम या प्राचीन नामों की बात करूं तो सैनिक नगरी कहा जाता है, वन नगर, लीची नगर, दून घाटी, द्रोण नगरी, पृथ्वीपुर, नालागढ़, ये सभी देहरादून के प्राचीन नाम है। इसके अलावा देहरादून में आपको देखने को मिलेगा एक हवाई अड्डा जिसका नाम है जॉली ग्रांट हवाई अड्डा। जॉली ग्रांट हवाई अड्डा। ठीक है। कहाँ स्थित है? देहरादून में। ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करूं, देहरादून जो है, देहरादून में आपको 2 महत्वपूर्ण दर्रे देखने को मिलेंगे। एक सहारनपुर और देहरादून के बीच में हमारा मोहंड पास है, मोहंड दर्रा। और एक दर्रा और है तिमली दर्रा। ठीक है। ये देहरादून में स्थित दर्रे हैं, ये भी आप नोट कर लेना। चलिए, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई देहरादून के बारे में। देहरादून जो है भाई राज्य का सबसे, एक हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि सबसे विकसित शहर है, सबसे ज्यादा डेवलप शहर है। और सबसे ज्यादा नगरीय जो पॉपुलेशन रहती है वो भी देहरादून में ही रहती है। ठीक है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार कहें तो देहरादून में 55.52% जो आबादी थी वो नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत थी। तो बहुत ज्यादा डेवलप्ड, और एकमात्र जो भारत में हमारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चला था उसमें शामिल एक शहर रहा था देहरादून। उसमें ये आपको ध्यान होना चाहिए। देहरादून के उत्तर में देखेंगे तो हिमालय है, दक्षिण में शिवालिक की पहाड़ियां हैं, है ना। और उत्तरकाशी और टिहरी से लगा हुआ है। दक्षिणी में अगर बात करें तो हरिद्वार वगैरह भी है। उत्तर प्रदेश और सहारनपुर की सीमाएं भी देहरादून को टच होती हैं। तो ये तो भौगोलिक वर्णन है। देहरादून जो है, इसको दून घाटी कहा जाता है। संरचनात्मक घाटियां ये शिवालय के पाद में स्थित, इसीलिए आपने देखा होगा देहरादून का जो क्लाइमेट है सबसे जबरदस्त क्लाइमेट माना जाता है। आप देखेंगे ज्यादा गर्मी भी नहीं होती देहरादून में गर्मी में, और थोड़ा ज्यादा गर्मी पड़ने लगे तो बारिश हो जाती है। और जाड़ों में तो ठंड रहती है देहरादून में। ठीक है। और देहरादून से समीपी जो मसूरी है, वहां पर आप देखते हैं शीतकाल में हिमपात होता है। मसूरी हो गया, मसूरी के बगल में जो धनोल्टी है टिहरी का, तो वहां पर भी आप देखते हैं बर्फ वगैरह पड़ती है। तो बहुत ही मतलब एक खूबसूरत स्थल है देहरादून। और हम बात करें तो
ब्रिटिश काल से ही बहुत ज्यादा पॉपुलर भी रहा है देहरादून। उससे पूर्व भी काफी इतिहास है देहरादून का, लेकिन ब्रिटिश काल में ये और ज्यादा यहाँ पे प्रसिद्ध हो गया था। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें देहरादून की, तो देहरादून को हम शुरू करेंगे सबसे पहले महाभारत से। महाभारत, तो महाभारत के अनुसार क्या हुआ था कि जो देहरादून है ना, तो देहरादून में हमारा गुरु द्रोणाचार्य जो थे, द्रोणाचार्य जी ने यहाँ पे तप किया था, ऐसा बोला जाता है। उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, इसलिए इसको द्रोण घाटी भी कहा जाता है। गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया था, यहाँ पे तप किया था, तपस्या की थी। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं देहरादून में आपको कालसी प्लेस दिखेगा। ठीक है, कालसी जो प्लेस था, कालसी प्लेस है, माफ कीजिएगा। और इसी कालसी प्लेस से हमको सम्राट अशोक जो मौर्य वंश का शासक था, उसका अभिलेख भी प्राप्त होता है। इसके अलावा देखिए हमारे एक राजा हुआ सहजपाल। सहजपाल का एक शिलालेख है, बोध गया शिलालेख, उसमें पंवार शासक सहजपाल, ठीक है, सहजपाल का एक शिलालेख है 1276 का, बोध गया शिलालेख। इसमें देहरादून का हमको नाम मिलता है, लेकिन सपाद लक्ष्य नाम मिलता है। देहरादून का क्या नाम मिलता है यहाँ पे, सपाद लक्ष्य नाम। ठीक है, इस क्षेत्र का नाम सपाद लक्ष्य है, इस सहजपाल के बोध गया शिलालेख में। इसके बाद हम बात करते हैं मध्यकाल में 1676 का जब टाइम है, तो गुरु राम राय यहाँ पे आते हैं देहरादून में, गुरु राम राय। और गुरु राम राय जो थे, ये सिखों के 7वें गुरु, जो गुरु हर राय थे, सिखों के 7वें गुरु। सिखों के 10 गुरु हुए थे ना, गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक, तो 7वें जो गुरु थे गुरु हर राय, उनके बड़े पुत्र थे राम राय। तो राम राय जी आए थे, इनको फतेहपति शाह ने देहरादून में कुछ गांव दान में दिए थे, और देहरादून में ही इन्होंने गुरु राम राय साहिब की स्थापना भी की। ठीक है, और ध्यान रखेंगे, और दून घाटी में बसा है देहरादून, इसलिए इसका नाम देहरादून पड़ा। और मध्यकाल में देहरादून को पृथ्वीपुर भी कहा जाता था, पृथ्वीपुर, ये ध्यान रखना आपने, पृथ्वीपुर नाम था देहरादून का पॉपुलर। पृथ्वीपति शाह के टाइम पीरियड की बात हो रही है। रानी कर्णावती का भी संबंध देहरादून से रहा है, राजपुर कैनाल देख लो। उसके अलावा बहुत सी ऐसी नहरें हैं उस समय यहाँ पे देहरादून में बनाई गई थी। आज तो अब देहरादून में अर्बनाइजेशन हो गया, तो नहरें दिखाई नहीं देती जो पुरानी नहरें हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें देहरादून में, देखिए आपका दून स्कूल की स्थापना की गई। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो RIMC की स्थापना होती है यहाँ पर 1922 में, जो कि प्रिंस ऑफ वेल्स जो हमारे रॉयल मिलिट्री कॉलेज के रूप में हुई थी। इसके अलावा देहरादून में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, जो कि 1959 में स्थापित हुई, जो IAS को ट्रेन करते हैं। सो देश की जो हमारी सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेसी की स्टार्टिंग जॉब है IAS, तो उनकी ट्रेनिंग भी देहरादून में होती है ना। तो ये देहरादून का इतिहास है, और भी बहुत बड़ा इतिहास है देहरादून का, लेकिन उतना डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा यहाँ पे ये जो ऐतिहासिक तथ्य वाला सेशन है। बाकी देहरादून जो था 1817 में मेरठ मंडल के अंतर्गत था, मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद 1842 का जब वर्ष आता है, तो देहरादून को सहारनपुर मंडल में डाल दिया जाता है। फिर से पुनः इसको कहा मेरठ मंडल में लाया गया, और 1975 से गढ़वाल मंडल में शामिल हो गया था। ओके, और देहरादून नगर निगम कब बना था, तो नगर निगम ये बना था आपका 1998 में। नगर निगम बना 1998 में। ठीक है, देहरादून महत्वपूर्ण, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और कई लोग ये बोलते हैं कि जो 1676 में गुरु राम राय आए थे, तो गुरु राम राय ने दून घाटी में अपना डेरा डाला था। देखिए, डेरा डाला था कहाँ पे, दून घाटी में। तो डेरा दून हो गया ना, डेरा कहाँ पे डाला, दून में डाला, तो देहरादून से ही हमारा देहरादून शब्द अस्तित्व में आया, ऐसा भी काफी इतिहासकार बताते हैं। ठीक है, तो ये है। बाकी देखिए गढ़वाल के जो हमारे जो पूर्व हमारा गढ़वाल शासन हुआ, तो उसमें हम देखते हैं अंतिम जो शासक थे प्रद्युमन शाह। तो प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच में देहरादून में जो हमारे रेस कोर्स में स्थित है खुड़बुड़ा का मैदान, खुड़बुड़ा मैदान आपने विजिट किया होगा रेस कोर्स में। ठीक है, प्रिंस चौक से थोड़ा अंदर को आप जाएंगे तो वहां खुड़बुड़ा मैदान है। तो यहीं पर हमारा वीर गति को प्राप्त हुए थे प्रद्युमन शाह, युद्ध लड़ते हुए 1804 में, है ना। तो ये बहुत से ऐतिहासिक जो तथ्य हैं वो देहरादून से जुड़े हुए हैं। उसके बाद हमारा 1815 के बाद जो देहरादून है, जब टिहरी रियासत की स्थापना होती है, तो देहरादून का जो एरिया था, ज्यादातर एरिया हमारे किसके पास आ गया, लगभग आ ही गया, पूरा ब्रिटिशर्स के पास आ गया। क्योंकि सुदर्शन शाह को उस समय केवल अलकनंदा का उत्तर पश्चिमी भाग मिलता है, जिसमें टिहरी और उत्तरकाशी शामिल था, और देहरादून का लगभग लगभग संपूर्ण एरिया किसके कब्जे में आ गया, ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गया। ठीक है, उसके बाद ही तो ब्रिटिशर्स हमारा मसूरी की तरफ गमन करेंगे और मसूरी को डेवलप करते हैं, है ना। तो फादर ऑफ मसूरी आपने जॉन मैकिनन पढ़ा होगा, मक्खन साहब जिसको कहा जाता है। तो मसूरी डेवलप होने लगी इसके बाद, क्योंकि मसूरी जैसा अंग्रेजों को क्लाइमेट चाहिए था वैसा ही था, जैसे नैनीताल को उन्होंने डेवलप किया, ऐसे ही मसूरी को भी उन्होंने डेवलप किया। ओके, नगर निगम बता चुका हूं मैं कब बना देहरादून, 1998 में। 1998 में नगर निगम। अगर पूछ ले कभी क्वेश्चन तो देहरादून नगर पालिका कब बना,
देहरादून नगर पालिका। नगर निगम तो बना 1998 में, नगर पालिका ये बना था आपका 1867 में, 1867 में, ब्रिटिश काल में ही बन चुका था ये नगर पालिका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आप देखते हैं देहरादून में स्थित जो प्रमुख स्थल है, धार्मिक हो, पर्यटन हो या अन्य स्थल हो, ये देखना काफी महत्वपूर्ण है। और काफी ज्यादा स्थल आपको देहरादून में दिखेंगे, तो थोड़ा आप लोग यहाँ पे धैर्य बनाए रखें और क्लास को बहुत अच्छे से देखें। तो सबसे पहले नाम आ जाता है टपकेश्वर महादेव। तो टपकेश्वर महादेव जो है भैया आपका, टपकेश्वर महादेव के सामने हमारी एक नदी बहती है, छोटी सी तमसा नदी। अब ये तमसा नदी जो है टॉन्स नदी नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तमसा नदी अलग नदी है, इसको तमसा कहा जाता है, लेकिन ये अलग नदी है, टॉन्स वाली तमसा नहीं है। वैसे इस नदी को हमारा देवधारा भी कहा जाता है, देवधारा। ठीक है, इसी तमसा नदी पे हमारा रोवर्स केव जो गुच्चू पानी है वो भी स्थित है, अभी हम आगे देखेंगे। अब टपकेश्वर महादेव में आप देखेंगे जो शिवलिंग है, इसके ऊपर निरंतर जल टपकते रहता है चट्टान से, शिवलिंग पर जल टपकता है, इसीलिए इसको टपकेश्वर महादेव कहा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और शिवरात्रि पर बड़ा भव्य मेला लगता है, गड़ी कैंट से आगे मंदिर आपको देखने को मिलेगा। गुरु राम राय दरबार साहिब की मैं बात करूं तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, गुरु राम राय देहरादून में आए थे, उन्होंने यहाँ पे डेरा डाला था और उनके जो समर्थक थे उन्होंने 1699 में इनकी याद में धामवाला में, जो पलटन बाजार से संबंधित एरिया है ना, प्रिंस चौक और पलटन बाजार का एंटायर एरिया है, वो पूरा धामवाला कहलाता है। और पलटन बाजार के थोड़ा पश्चिम की तरफ जाएंगे तो आप चुक्कू वाला शुरू हो जाता है, जो चक्राता रोड है। तो जो धामवाला का एरिया, धामवाला में ही आपका गुरु राम राय दरबार साहिब की स्थापना की गई, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पर आपका एक बहुत फेमस मेला लगता है जिसको झंडा मेला कहा जाता है। झंडा मेला आयोजित होता है इसी गुरु राम राय दरबार साहिब में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला है प्लेस हमारा महत्वपूर्ण, चार सिद्ध। देखिए देहरादून में चार सिद्ध आपको देखने को मिलेंगे और ये आयोग कई बार प्रश्न पूछ चुका है। भगवान दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय है ना, तो दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्ध हैं, टोटल 84 सिद्ध। इन 84 सिद्धों में से चार सिद्ध देहरादून में स्थित हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका लक्ष्मण सिद्ध, ठीक है, लक्ष्मण सिद्ध। एक है आपका कालू सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध, और एक आपका हो जाता है मांडू सिद्ध। तो ये चार सिद्ध हमारे देहरादून में, ठीक है, लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध, ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसे देखिए डाटकाली मंदिर है, ये भी काफी पॉपुलर है देहरादून में। डाटकाली मंदिर का निर्माण कराया था 13 जून 1804 को एक अंग्रेजी कमांडर, एक गोरखा कमांडर था, माफ कीजिएगा, गोरखा सेनापति, जिसका नाम था बलभद्र थापा। बलभद्र थापा, जो कि अभी खलंगा वॉर में भी इसका नाम आता है, ठीक है, बलभद्र थापा। तो इसने स्थापना की थी डाटकाली मंदिर। तो देहरादून दिल्ली मार्ग पे, देहरादून से थोड़ा आगे आप जब जाते हैं ना, तो वहां पर आप देखेंगे ये डाटकाली मंदिर, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपका चंद्रबनी, चंद्रबनी देहरादून में, ध्यान रखेंगे। और चंद्रबदनी जो है वो आपका गढ़वाल में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रबनी जो है देहरादून में है। चंद्रबनी को गौतम कुंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौतम कुंड, ठीक है। यहाँ पर जो महर्षि गौतम थे ना, ऐसा बोला जाता है कि महर्षि गौतम ने इसी जगह पर अपनी पत्नी अहिल्या और पुत्री अंजनी के साथ 12 वर्षों तक तपस्या की थी, ठीक है। चलिए अगला प्लेस है भैया आपका सहस्त्रधारा। काफी ज्यादा पॉपुलर प्लेस है और गर्मियों में काफी ज्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। सहस्त्रधारा में गंधक युक्त पानी मिलता है, यानी कि पानी जो है उसमें सल्फर रहता है, गंधक युक्त पानी, ठीक है। और सहस्त्रधारा में मुख्यतः जो नदियां हैं वो आपका बाल्दी नदी है, ठीक है, बाल्दी नदी, बाल्दी नदी। यहाँ पर जल की बहुत सी धाराएं थी किसी समय में, इसलिए इसको सहस्त्र यानी कि हजारों धाराएं कहा जाता है। हालांकि वर्तमान में तो पानी काफी कम दिखेगा आपको, मैं गर्मियों की बात कर रहा हूँ। बरसात में तो देहरादून की हर नदी में पानी रहता है, लेकिन गर्मियों में कुछ कम रहता है। तो बाल्दी नदी मेनली नदी है और सहस्त्र धारा पॉपुलर है अपने गंधक युक्त पानी के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए आपके एक अन्य महत्वपूर्ण प्लेस जो कि यहाँ पे हमारा स्थित है, जो मैं ऊपर आपको टपकेश्वर बता रहा था आपको, तो टपकेश्वर महादेव मंदिर से थोड़ा ऊपर की तरफ आप जाएंगे ना, तो वहां पर आपको रॉबर्ट्स केव देखने को मिलेगा। रॉबर्ट्स केव यानी कि रॉबर्ट्स केव, चोरों की गुफा, ठीक है, जो कि गुच्चू पानी के नाम से भी फेमस है, गुच्चू पानी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गुफाएं टाइप की है और पानी बहता है बीच से। पहले बोला जाता था कि चोर उचक्के यहाँ पे अपना धन छुपाते थे, इसलिए इसका नाम रॉबर्ट्स केव भी रखा गया। चलिए नेक्स्ट प्लेस है देखिए आपका मसूरी। अब मसूरी जो है थोड़ा लेंदी हो जाएगा, मसूरी में बहुत सी चीजें हैं तो उनको एक एक करके देखेंगे। तो मसूरी जो है भैया आपका, इसको
पहाड़ों की रानी कहा जाता है, पहला तो उपनाम समझ लीजिए इसका, पहाड़ों की रानी, क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है मसूरी को, ठीक है। और मसूरी जो है भैया, इसकी स्थापना या मसूरी को डेवलप करने का श्रेय जाता है आपका कैप्टन यंग, कैप्टन यंग जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड था, कैप्टन यंग, और हो गया आपका जॉन मैकिनन, जिसको मैं मक्खन साहब कह रहा हूं आपको, जॉन मैकिनन, ठीक है। जॉन मैकिनन ही वो व्यक्ति होगा जो द हिल्स पत्रिका भी निकालेगा वहां से। द हिल्स पत्रिका किसने निकाली थी? जॉन मैकिनन ने तो निकाली थी ना। तो कैप्टन यंग और जॉन मैकिनन के प्रयासों से, सबसे पहले कैप्टन यंग ही यहाँ पे आया था जो कि आयरलैंड का निवासी था, और उसने मसूरी में पहली इमारत बनाई थी मलिंगार नाम से, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका 4 मार्च 1820 को एक एग्रीमेंट होता है, 4 मार्च 1820 को एक एग्रीमेंट होता है, और टेरी नरेश सुदर्शन शाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक क्या दिया यहाँ पे, फरमान दे दिया, फरमान यानी कि एक सनद दे दी, और बोला कि 80 साल के लिए मसूरी आप क्या ले लो, लीज पे ले लो, ठीक है, लीज पे दी थी। मसूरी ऐसा नहीं था कि आप, क्योंकि टिहरी से लगी हुई थी ना मसूरी, तो मसूरी को अंग्रेजों ने लीज पे लिया था सुदर्शन शाह से, ठीक है। इसके अलावा फिर मसूरी में छावनी बनती है आगे, फिर धीरे धीरे मसूरी जो है डेवलप होने लगता है। उसके बाद 1832 का जब समय आता है तो यहाँ पर कर्नल एवरेस्ट जो थे, जो कि सर्वेयर थे, कर्नल एवरेस्ट, जॉर्ज एवरेस्ट जिनके नाम पर है ना, तो जो सर्वेयर थे कर्नल एवरेस्ट, उन्होंने यहाँ पर देखिए जो हमारा ऑफिस खोला। तो बाद में आप, जिनके नाम पे माउंट एवरेस्ट पर्वत का नाम भी है, कर्नल एवरेस्ट, तो जॉर्ज एवरेस्ट में आप देखते हैं तो वहां पर उनका ऑफिस था, ध्यान रखेंगे, ओके। इसके बाद देखिए मसूरी में बहुत से कॉन्वेंट स्कूल खुलने शुरू हुए, जैसे कि जीसस एंड मैरी स्कूल खुला, उसके बाद बहुत से स्कूल खुले यहाँ पे, उसके बाद चर्च यहाँ पे बनने लगा। मसूरी जो नगर पालिका है 1843 में बनी, 1843 में नगर पालिका बनी है। मसूरी नगर पालिका कब बनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1843 में गठन हुआ था इस नगर पालिका का, ठीक है। मसूरी में पहली बार बिजली आई, ठीक है, 1909 में। आपको पता है ग्लोगी परियोजना जो कि भट्टा फॉल पे शुरू की गई, तो भट्टा फॉल कहाँ पे स्थित है? मसूरी में स्थित है। तो यहाँ पर ग्लोगी परियोजना शुरू की गई, और उसके बाद पहली बार मसूरी में बिजली देखने को मिली। 1920 में देहरादून और मसूरी के बीच में मोटर मार्ग बना, मोटर मार्ग। तो अंग्रेज क्या करते थे, 1900 तक रेल आ चुकी थी देहरादून में, तो छुट्टियां बितानी होती थी, देहरादून तक रेल में आते थे, फिर मजे से यहाँ से मोटर मार्ग में ऊपर जाते थे मसूरी में। क्योंकि मसूरी का जो क्लाइमेट था ना, वो सेम लाइक जो ब्रिटिश ठंडे प्रदेशों से आए थे ब्रिटिशर्स, जो कि हमारा इंग्लैंड है, वेल्स है, आयरलैंड है, ठीक है। तो वो सभी एरिया जो थे बहुत ठंडे प्लेसेस थे। तो उनको भारत में देखा, आपने देखा होगा कि ब्रिटिशर्स ने इसीलिए हिल स्टेशनों का ज्यादा डेवलपमेंट किया, अपने निजी स्वार्थ के लिए हिसाब से कह सकते हैं। मसूरी में देखिए आपको, मसूरी जो है ना, इसको भारत का एडिनबरा भी कहा जाता है, एडिनबरा, इसीलिए भारत का, इसका एक उपनाम और है एडिनबरा, भारत का एडिनबरा। जैसे क्वीन ऑफ हिल्स इसका उपनाम है, वैसे भारत का एडिनबरा भी कहते हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी मसूरी को ही कहा जाता है, ठीक है। तो यह आप ध्यान रखना। अब मसूरी में बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि मसूरी में आपका कंपनी बाग है, कंपनी बाग जो प्लेस है वो मसूरी में ही स्थित है। इसके अलावा देखिए मसूरी जो है, यहाँ पर गन हिल पहाड़ी है, गन हिल पहाड़ी, गन हिल को तोप टिब्बा भी कहा जाता है, देखिए तोप टिब्बा, ध्यान रखेंगे। तो अंग्रेज का, ब्रिटिश काल में क्या होता था कि इस गन हिल पहाड़ी से 12 बजे एक तोप दागी जाती थी, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि 12 बज गए हैं, टाइम का पता लगाने के लिए। ऐसे मसूरी में म्यूनिसिपल गार्डन है, म्यूनिसिपल म्यूनिसिपल गार्डन, कंपनी गार्डन हो गया, म्यूनिसिपल गार्डन हो गया। तो म्यूनिसिपल गार्डन जो है भैया, ये आपका यहाँ पर जो कंपनी के लोग थे ना, तो कंपनी के लोगों का एक हिसाब से ये गार्डन था, मतलब वहां पे बॉटेनिकल गार्डन था ये, ठीक है। ऐसे अगर बात करें, देखिए आपका मसूरी में आपको नजदीक में कैंपटी फॉल देखने को मिलेगा, जड़ी पानी फॉल यहाँ पे है। उसके अलावा भट्टा फॉल मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चक्राता फॉल यहीं पे है। कैमल्स बैक पहाड़ी यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जो कि कैमल्स का जो बैक होता है, ऊंट का जो कुबड़ होता है ना, उसकी तरह दिखाई देते हैं। जॉर्ज एवरेस्ट का जो हाउस है यहीं पे देखने को मिलेगा। नाग टिब्बा जो है यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको लंडौर बाजार देखने को मिलेगा, लंडौर बाजार, ठीक है। तो लंडौर बाजार भी कहाँ स्थित है? यहीं पे है। लाइब्रेरी मार्केट हो गई, लाइब्रेरी बाजार। लाल टिब्बा, नाग टिब्बा तो आपका टिहरी में आ जाता है, ठीक है, ये आपको करेक्ट करना है। नाग टिब्बा जो मैंने अभी आपको बोला, नाग टिब्बा तो टिहरी के अंदर आ जाता है, लेकिन जो लाल टिब्बा है, तो लाल टिब्बा आपका कहाँ स्थित है? ये आपका मसूरी में स्थित है, ठीक है, यानी कि देहरादून में आ गया। और मसूरी में ही आपका जो लाल बहादुर शास्त्री मैं आपको बता चुका हूँ, और प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी स्थित है। उसके अलावा देखिए बहुत सी चीजें हैं यहाँ पे और,
ठीक है, जैसे कि भद्रराज मंदिर है, ज्वालाजी मंदिर है, और कैमल बैक मैं आपको बता चुका, कैमल बैक यानी कि जो ऊंट का जैसा हमारा दिखता है, कैमल बैक इनको कहा जाता है। ऐसे ही मसूरी में क्लाउड्स एंड है, क्लाउड्स एंड, ठीक है, क्लाउड्स एंड होगा, जहां पर बादल खत्म हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि बादल ही खत्म हो गए, ऐसा लगता है आप बादलों में आ चुके हैं, हवा में जैसा, ठीक है। और भी बहुत सी चीजें हैं ऋषिकेश, माफ कीजिएगा, मसूरी में, लेकिन मेन मेन जो आपको स्थल याद रखने हैं, बस इतने स्थल आपको याद रखने हैं, ठीक है। बाकी भद्रराज मंदिर में आपको बता ही चुका हूँ। मसूरी से जब थोड़ा आगे की तरफ आप जाएंगे ना, तो वहां पर आपको जहाँ जहाँ पे क्लाउड्स एंड है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्लाउड्स एंड जहाँ पे है वहीं पे भद्रराज मंदिर है। और ये भद्रराज मंदिर में एक मेला भी लगता है, बहुत पॉपुलर मेला है भद्रराज मेला। और ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई जो कि बलराम थे, बलराम, ठीक है, बलराम भगवान को समर्पित है, बलराम भगवान, दाऊ जिनको कहा जाता है, ठीक है, तो उनको समर्पित ये मंदिर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे ऋषिकेश, तो देखिए जैसे हमारा देहरादून है ना, देहरादून आपका बहुत बड़ा है, ऋषिकेश भी देखिए इसी के अंतर्गत आता है, वो भी एक नगर निगम है, तो इसलिए मैंने बोला एक देहरादून जो है महानगर है। तो ऋषिकेश में भी देखिए, आपको ऋषिकेश की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं, फिर ऋषिकेश के महत्वपूर्ण स्थल देखेंगे। ऋषिकेश जो है गंगा के तट पर स्थित है, गंगा तट पर, है ना। और इससे थोड़ा ऊपर गंगा में चंद्रभागा नदी मिलती है। ऋषिकेश को मंदिरों की नगरी, आश्रमों की नगरी भी कहा जाता है। ऋषिकेश का जो प्राचीन नाम था कुब्जाम्रक नाम मिलता है इसका, कुब्जाम्रक, कुब्जाम्रक नाम, प्राचीन नाम इसका हमको ही प्राप्त होता है। कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीठ का जो हमारा उत्तराखंड अभियान था ना, उस समय उस ललितादित्य मुक्तापीठ ने यहाँ पर काफी मंदिर भी बनाए थे, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। ऋषिकेश में आप देखते हैं हमेशा योग महोत्सव होता है, योग महोत्सव, और ऋषिकेश योग नगरी के रूप में भी जानी जाती है, योग नगरी भी कहा जाता है, योग नगरी भी ऋषिकेश को ही कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। और ऋषिकेश में आपको बहुत से धार्मिक स्थल देखने को मिलेंगे। ऋषिकेश को देखिए, कुषाण जब काल चल रहा था, तो कुषाण काल में ऋषिकेश को वीरभद्र भी कहा जाता था, तो वीरभद्र प्लेस आज भी है ना ऋषिकेश में, इसीलिए कुषाण काल में ये नाम आया था वीरभद्र। ऋषिकेश को गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी ऋषिकेश के जो अन्य महत्वपूर्ण स्थल है उनको एक बार देख लेते हैं। चलिए कौन कौन से यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थल है, तो सबसे पहले देखिए त्रिवेणी घाट। अगर आपने त्रिवेणी घाट की आरती देखी होगी तो बहुत ही भव्य आरती होती है त्रिवेणी घाट में। प्राचीन काल में ऐसा बोला जाता था कि यहाँ पर 3 पहाड़ी नदियां मिलती थी, इसलिए इसको त्रिवेणी घाट कहा जाता है। इसके बाद बात करें, देखिए लक्ष्मण झूला और लक्ष्मण मंदिर हमारा ऋषिकेश में ही स्थित है। और लक्ष्मण मंदिर का जो निर्माण कराया था 1885 में कश्मीर के एक शासक ने कराया था। लक्ष्मण झूले का निर्माण देखिए 1939 में हुआ था, हालांकि अभी इसका रेनोवेशन चल रहा है, नया बन रहा है ये। ऐसे आपको ऋषिकेश में एक प्लेस देखने को मिलेगा तपोवन, तपोवन क्षेत्र उत्तराखंड में बहुत जगह है, और कहाँ कहाँ पर है अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे एक वीडियो अपलोडेड है, तपोवन इन उत्तराखंड बाय देवभूमि करियर पॉइंट, सर्च कीजिएगा आपको दिखा देगा, तो अलग अलग नाम के तपोवन कहाँ कहाँ पे हैं। ऐसे देखिए भरत मंदिर, भारत नहीं हो गए भरत मंदिर, ठीक है, तो ऋषिकेश में ही भरत मंदिर स्थित है, ध्यान रखेंगे, त्रिवेणी घाट के समीप। ऐसे ऋषिकेश में वीरभद्र मंदिर भी स्थित है, वीरभद्र मंदिर, ठीक है, ये भी आपको ऋषिकेश में ही देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करें स्वर्गाश्रम, स्वर्गाश्रम, स्वर्गाश्रम भी ऋषिकेश में है। गीता आश्रम, गीता आश्रम, ये भी आपको ऋषिकेश में देखने को मिलेगा। गीता भवन भी आपको ऋषिकेश में देखने को मिलेगा, और गीता भवन की स्थापना 1944 में हुई थी, कि 1944 में जो गीता प्रेस गोरखपुर है ना, तो उनके जो संस्थापक थे, तो उन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना हुई। परमार्थ निकेतन भी यहीं पे है, इसकी स्थापना स्वामी सुखदेवानंद ने की थी, और यहाँ पर भी आरती होती है शाम के समय। शिवानंद आश्रम, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, स्वामी शिवानंद ने यहाँ पे इसकी स्थापना की थी। और इन्होंने, जो स्वामी शिवानंद थे ना, तो इनके बाद, इनके टाइम पर यहाँ पर 2 पत्रिकाएं भी आपकी प्रकाशित होने लगी। एक पत्रिका का नाम था वेदांत, योग वेदांत, और दूसरी पत्रिका डिवाइन लाइफ, ठीक है, तो शिवानंद आश्रम से प्रकाशित होती है, ये आपको ध्यान रखना है। शिवानंद झूला जो है, देखिए शिवानंद आश्रम के समीप ही शिवानंद झूला है, जिसको हम राम झूला भी कहते हैं, राम झूला के नाम से यही शिवानंद झूला जाना जाता है। ऐसे यहाँ पे महर्षि ध्यानपीठ है, ज्ञानपीठ नहीं हो गए, महर्षि ध्यानपीठ, ध्यानपीठ, तो जो हमारे महर्षि योगी थे, महेश योगी जिनको कहा जाता है, महेश योगी ने इसकी स्थापना की थी, महेश योगी, ठीक है, तो महेश योगी ने महर्षि ध्यानपीठ की स्थापना ऋषिकेश में की थी। बाकी देखिए यहाँ पर मुनि की रेती काफी पॉपुलर एक प्लेस है,
तो मुनि की रेती में आपको कैलाश आश्रम देखने को मिलेगा, योग निकेतन है यहाँ पर, ठीक है, बहुत सी जगह। और जो मुनि की रेती है, मुनि की रेती में आपको देखिए हर्बल गार्डन भी देखने को मिलेगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी 84 कुटिया, तो ऋषिकेश के गंगा के पार जब आप जाएंगे तो महर्षि योगी ने यहाँ पर जो ऊपर मैं आपको महेश योगी बोल रहा हूँ या महर्षि योगी बोल सकते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर 84 कुटिया बनाई थी, छोटी छोटी 84 कुटिया हैं पत्थर की निर्मित। और 1967 में इस 84 कुटिया की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर देखिए बीटल्स बैंड भी आया था, बहुत ही पॉपुलर एक बैंड था ना बीटल्स, इसीलिए इसको 84 कुटिया को बीटल्स आश्रम भी कहा जाता है। बीटल्स बैंड ने आकर भी यहाँ पे क्या किया था, ध्यान किया था। ध्यान का मतलब मेडिटेशन, ठीक है। तो मेडिटेशन के लिए बहुत पॉपुलर है 84 कुटिया। ऐसे यहाँ पर शिवपुरी एक प्लेस है जहां से आपकी रिवर राफ्टिंग वगैरह की जाती है। आप देखते हैं ऋषिकेश बहुत ज्यादा पॉपुलर है फॉर रिवर राफ्टिंग, एडवेंचर गेम्स लाइक बंजी जंपिंग, ठीक है, ट्रैकिंग और भी बहुत सी चीजें होती हैं ऋषिकेश में। तो शिवपुरी जो है आपका, ये भी आपका ऋषिकेश में ही स्थित है। इसके अलावा देखिए आपका कैलाश निकेतन जो आश्रम में बोला था, वो 1880 में स्थापित हुआ था, ऋषिकेश में ही है कैलाश निकेतन आश्रम, ठीक है। कब स्थापित हुआ, 1880, ये भी आपका ऋषिकेश में ही है। और भी बहुत सी चीजें हैं ऋषिकेश में, लेकिन जितने महत्वपूर्ण है वो उनको आपने पढ़ना है। और ऋषिकेश एकमात्र ऐसा प्लेस है हमारे पूरे भारत में कह सकते हैं या उत्तराखंड में कह सकते हैं, जहां पर एक प्लेस में, एक स्थान पे, वैसे बड़े प्लेस की मैं बात नहीं कर रहा, केवल ऋषिकेश एक ऐसा स्थान दिखेगा जहां पर आपको राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, यानी कि चारों भाइयों के मंदिर देखने को मिलेंगे, ठीक है। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, चारों भाइयों के मंदिर जो है आपको केवल ऋषिकेश में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्लियर हो गया। तो ये ऋषिकेश के कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं, हालांकि कुछ प्लेस छूट सकते हैं, बड़ा टॉपिक है, तो अगर कुछ रह गया हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए जौनसार बावर क्षेत्र। अब जौनसार बावर क्षेत्र भी बहुत बड़ा रीजन है। जौनसार बावर जो क्षेत्र है हमारा चक्राता और कालसी विकास खंड के अंतर्गत आता है। जौनसार बावर के अगर पूर्व में देखें तो पूर्व में हमारी यमुना नदी बह रही है जौनसार बावर के, है ना। उत्तर में अगर हम देखते हैं तो टॉन्स नदी का क्षेत्र देखने को मिलता है ना। तो जौनसार बावर जो है यमुना टॉन्स के बीच में एक हिसाब से पड़ा, मतलब यमुना के पूर्व में अगर यमुना है इसके, तो यमुना और टॉन्स के बीच में हमारा भूभाग स्थित है जौनसार बावर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जौनसार बावर के अंतर्गत हम देखते हैं तो इसमें त्यूनी जो हमारी तहसील है, त्यूनी जिसको कहा जाता है। इसके अलावा चक्राता वाला जो रीजन हो गया, कालसी, ठीक है। तो ये 3 तहसील है इसके अंतर्गत स्पेशली आते हैं, त्यूनी, चक्राता और कालसी। जौनसार बावर जो है जौनसारी जनजाति के लिए जाना जाता है, जौनसारी जो ट्राइब है, ठीक है, तो इसके लिए जाना जाता है। और जौनसार बावर क्षेत्र स्पेशली फेमस फॉर आपका हनोल जो तीर्थ स्थल है यहाँ पे, ठीक है, जो कि किसको समर्पित है, महासु देवता को। महासु यानी कि महाशिव, भगवान शिव का ही रूप है महासु देवता। तो महासु देवता देखिए हमारा 4 महासु देवता हैं इसमें, बासिक, पबासिक, बोठा और चालदा महासु। तो इन 4 महासु देवताओं की यहाँ पूजा होती है। ऐसे जौनसार बावर में कुछ महत्वपूर्ण मेले लगते हैं, जैसे बिसु मेला, नुआई मेला, जागरा मेला, ठीक है। दिवाली के 1 माह के पश्चात यहाँ पर एक दिवाली मनाई जाती है, पहाड़ी दिवाली जिसको कहा जाता है। और इसके अलावा भी जौनसार बावर से संबंधित और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, हालांकि जनजाति वाले टॉपिक में मैं आपको बता चुका हूँ सभी फैक्ट, ठीक है। बाकी इसमें आपको ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और जौनसार बावर क्षेत्र के अंतर्गत ही आप देखेंगे, जौनसार बावर में जो मैं आपको बता रहा हूँ हनोल, जो कि जौनसार जनजाति का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है और भगवान महासु के लिए प्रसिद्ध है। अब ये हनोल के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। हनोल जो है आपका टॉन्स नदी के तट पर स्थित है, टॉन्स नदी, ठीक है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो हनोल है ना, हनोल का जो मंदिर है ये आपका यामुन पगोडा शैली में बना हुआ है। यामुन पगोडा शैली, यामुन पगोडा शैली में आपका ये मंदिर बना हुआ है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे जब हमारा जो जागरा महोत्सव होता है वो भी आपका यहीं पे होता है। और जागरा महोत्सव के अंतर्गत ही क्या होता है, जो हमारे महाशिव होते हैं इनको स्नान वगैरह भी कराया जाता है टॉन्स नदी में, है ना। बाकी देखिए जौनसार बावर क्षेत्र में ही आपका एक मेला लगता है जिसको मौन मेला कहा जाता है। मछली पकड़ने का मेला होता है मौन मेला, अलगाड़ नदी में ही आयोजित होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण एक पॉइंट है, इसको नोट करेंगे। बाकी देखिए आपका
अगर जौनसार बावर की बात करें तो यहाँ पे एक प्लेस आ रहा है चक्राता। तो चक्राता भी काफी महत्वपूर्ण है। चक्राता को पहाड़ों का राजा कहा जाता है, पहाड़ों की रानी मसूरी, पहाड़ों का राजा चक्राता। ठीक है, किंग ऑफ हिल्स कह सकते हैं, किंग ऑफ माउंटेन कह सकते हैं, ये किसको कहा जाता है? चक्राता को कहा जाता है। ठीक है, और चक्राता या बोले जौनसार बावर जो क्षेत्र है ना, तो जौनसार बावर क्षेत्र में ही आपने एक प्लेस पढ़ा होगा चौलीथात, बहुत पॉपुलर है चौलीथात। चौलीथात इसलिए पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पर आजाद हिंद के एक सैनिक वीर केसरी चंद से संबंधित मेला लगता है। वीर केसरी चंद जो थे, जो आजाद हिंद फौज में थे, बाद में ब्रिटिशर्स के द्वारा पकड़े गए और फांसी की इनको सजा हुई थी, शहीद हो गए थे। तो 3 मई को प्रत्येक वर्ष क्या होता है, वीर केसरी चंद की याद में एक मेले का आयोजन होता है। ठीक है, इसी रीजन में, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी देखिए चक्राता से अगर कुछ किलोमीटर आप जाएंगे आगे तो वहां पर आपको टाइगर फॉल देखने को मिलेगा। जो टाइगर झरना है वो चक्राता से लगभग 17-18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया जौनसार बावर क्षेत्र, जो कि कह सकते हैं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाना जाता है देहरादून जनपद के। तो देहरादून जनपद का सबसे ज्यादा जो हमको अगर कल्चर देखना है जनजाति का विशिष्ट कल्चर, तो उसके लिए जौनसार बावर के इन क्षेत्रों में जाना पड़ेगा, त्यूनी, चक्राता और कालसी। ठीक है, तो हनोल समझ गए ना, हनोल जो है महान तीर्थ है जौनसारी जनजाति का, त्यूनी तहसील के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए चक्राता भी कवर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्लेस है देखिए कालसी। तो कालसी देखिए एक ऐतिहासिक प्लेस है, आपको पता ही है। कालसी जो है भैया आपका, यहाँ से हमको प्राप्त होता है अशोक का शिलालेख, सम्राट अशोक का शिलालेख यहीं से मिलता है हमको। और इस शिलालेख में 5 यवन राजाओं का भी उल्लेख है, 5 यवन यानी कि ग्रीक राजाओं का उल्लेख है, 5 यवन राजाओं का उल्लेख। आयोग ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है। ठीक है, इसी शिलालेख में मिलती है। कालसी शिलालेख की खोज हुई थी 1860 में, और किसने खोज की थी? जॉन फॉरेस्ट ने, जॉन फॉरेस्ट ने। ठीक है, इस कालसी शिलालेख की जो लिपि है ब्राह्मी लिपि है, और ये लिखा गया है प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कालसी का जो पुराना नाम था वो था कालकूट। क्या नाम था? कालकूट नाम था कालसी का। इसके अलावा देखिए इसका अन्य नाम था युगसैल भी कहा जाता है इसको, युगसैल वंश बना ना वहां पे, युगसैल भी इसका नाम था। इसके अलावा इसको खलतिका भी कहा जाता है, खलतिका, खलतिका। ठीक है, तो ये अन्य नाम है हमारे किसके? कालसी के। अब कालसी जो क्षेत्र है हमारा यमुना के किनारे पे स्थित है, जौनसार बावर के अगर देखें तो दक्षिण में है। ठीक है, और कालसी को जौनसार बावर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, जौनसार बावर का प्रवेश द्वार। ठीक है, किसको कहा जाता है? कालसी को कहा जाता है, ये ध्यान रखना आपने, प्रवेश द्वार कालसी। ओके, और ध्यान रखेंगे दोस्तों कालसी के ही आसपास आपको देखने को मिलेगा बाड़ावाला जो यज्ञ वेदिका है, बाड़ावाला यज्ञ वेदिकाएं यहीं से प्राप्त हुई हैं। यानी कि जो पक्की ईंटें होती है ना, तो उससे निर्मित यज्ञ वेदिकाओं के जो अवशेष प्राप्त हुए यहीं से प्राप्त हुए, बाड़ावाला से। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर जो राजा सीलवर्मन था, सीलवर्मन, तो सीलवर्मन राजा ने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ कराए थे, 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, ऐसा बोला जाता है। 1952 में उत्खनन जब हुआ था तब जाके ये हमारी ईंट वगैरह प्राप्त हुई थी। ओके, और जो भी यहाँ पे हमारी ईंट प्राप्त हुई, ईंट मानी कि ब्रिक्स, जो ईंटें प्राप्त हुई है, इन ईंटों में ब्राह्मी लिपि और संस्कृति भाषा में क्या हुए हैं? लेख प्राप्त हुए हैं इन्हीं ईंटों से, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर क्या था? अश्वमेध यज्ञ कराए थे राजा सीलवर्मन ने। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपका यहाँ पर एक ऐतिहासिक प्लेस आपको और देखने को मिलेगा हमारा देहरादून में, जो है बैराटगढ़ के नाम से। तो बैराटगढ़ कहाँ था? ये देहरादून में था, ध्यान रखेंगे बैराटगढ़। तो ये चक्राता के समीप है बैराटगढ़। चक्राता के समीप आप देखेंगे तो एक वहां पे पहाड़ी है, चौराटी पहाड़ी, चौराड़ी पहाड़ी। तो चौराड़ी माउंटेन में बैराटगढ़ स्थित था। और ऐसी मान्यता है जो हमारा पुलिंद राजा विराट था, तो पुलिंद राजा विराट की राजधानी थी, पुलिंद राजा विराट की राजधानी कहाँ थी? बैराटगढ़। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और विराट की ही जो पुत्री थी उत्तरा, इस विराट की पुत्री जो उत्तरा थी, इस उत्तरा का विवाह हुआ था अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से, जो कि चक्रव्यूह में मारा गया था अभिमन्यु, उससे इस उत्तरा का विवाह था, जो कि पुलिंद राजा की पुत्री थी। ठीक है, तो इसलिए बैराटगढ़ भी प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए हमारा जो अगला प्लेस है लाखा मंडल, ऐतिहासिक प्लेस की हम बात करते हैं, विकास नगर को भी देखेंगे।
तो लाखा मंडल भी बहुत ज्यादा पॉपुलर एक प्लेस है, ऐतिहासिक प्लेस है। यमुना और मोदर घाट के संगम पर है, यमुना प्लस मोदर घाट, ठीक है। तो यमुना और मोदर घाट के संगम पर स्थित है। और यमुना में यहाँ पे एक नदी और मिलती है, रिखनाड़ नदी पे। अब जैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन बने वैसे आप करिएगा। लाखा मंडल जो है भैया, इसको मूर्तियों का भंडार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्तियों का भंडार, ठीक है। लाखा मंडल को मूर्तियों का भंडार कहा जाता है। और लाखा मंडल से ही दोस्तों आपका राजकुमारी ईश्वरा जो है, ठीक है, तो राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख भी प्राप्त होता है यहाँ से। राजकुमारी ईश्वरा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यानी कि लाखा मंडल जो है यहाँ पर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है जिसका निर्माण राजकुमारी ईश्वरा ने कराया था, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। और मूर्तियों का भंडार कहा जाता है। और महाभारत में जो लाक्षागृह बनाया गया था पांडवों को जलाने के लिए, महाभारत में लाक्षागृह, तो ये लाक्षागृह भी ऐसा बोला जाता है कि इसी लाखा मंडल में बनाया गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो लाखा मंडल भी महत्वपूर्ण हो गया। अब बात करेंगे विकास नगर की। तो विकास नगर एक तहसील है हमारे देहरादून जनपद की। और विकास नगर भी देखिए, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ जो जौनसार बावर क्षेत्र है, तो जौनसार बावर क्षेत्र में हमारा देखिए चक्राता कालसी विकास खंड आता है ना, तो यहाँ पर जौनसार बावर क्षेत्र चक्राता और कालसी विकास खंड में पड़ता है। साथ ही मैं तहसील आपको बता चुका हूँ, तो तहसीलें कौन कौन सी इसके अंतर्गत आती है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी देखिए जो हमारा ये विकास नगर का क्षेत्र है, तो इसके दक्षिण में हमारा विकास नगर है। यानी कि जो त्यूणी चक्राता और कालसी है ना, कालसी से पहले हमारा क्या आता है? विकास नगर आ जाता है। तो विकास नगर मान लीजिए एक तहसील है देहरादून जनपद की। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे अगर महत्वपूर्ण प्लेसेस की मैं बात करूं, एक बावड़ी प्राप्त होते हैं, एक बावड़ी यानी कि नौला टाइप का प्राप्त होता है जिसको गंग भेवा बावड़ी कहा जाता है। गंग भेवा बावड़ी, जो कि आपकी विकास नगर में स्थित है। ऐसे विकास नगर का एक पुराना नाम भी मिलता है, चौहड़पुर। चौहड़पुर कहा जाता था इसको, प्राचीन नाम था इसका, ठीक है, विकास नगर का। चलिए अगला प्लेस जो है, अगला प्लेस है देखते हैं आसन बैराज, महत्वपूर्ण है भी। तो आसन बैराज की मैं बात करूं, देखिए ये भी काफी महत्वपूर्ण है। आसन बैराज पॉपुलर है प्रवासी पक्षियों के लिए। तो प्रवासी पक्षी यहाँ पे आते हैं, प्रवासी पक्षियों के लिए, तो माइग्रेशन करके पक्षी यहाँ पे आते हैं, इसलिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। हिमाचल और जो हमारा हिमाचल उत्तराखंड का बॉर्डर है ना, उसमें देहरादून के सीमा के अंतर्गत स्थित है आसन बैराज। और ये यमुना और आसन नदी पर बनाया हुआ है। आसन बैराज की स्थापना हुई थी 1967 में, 1967 में स्थापित हुआ था। इसको ढालीपुर बैराज भी कहा जाता है, ढालीपुर बैराज। और इसी ढालीपुर के बाद यमुना जो है उत्तराखंड से बाहर हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए आसन बैराज जो है हमारा, ये कंजर्वेशन वेटलैंड घोषित किया गया था, ठीक है। तो 2020 में इसको किसमें, रामसर वेटलैंड में घोषित किया गया, रामसर वेटलैंड। 2020 में इसको रामसर वेटलैंड बनाया गया। और भारत सरकार के द्वारा इसको 2005 में वेटलैंड घोषित किया गया था। और रामसर कन्वेंशन जो है हमारा उसमें शामिल हुआ है 2020 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्लेस है सेलाकुई। सेलाकुई जो है भाई आपके देहरादून के पश्चिम में स्थित है। और सेलाकुई जाना जाता है अपने इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया। यानी कि सेलाकुई में आपको ज्यादातर क्या देखने को मिलेंगी, तो सेलाकुई में ज्यादा आपकी फैक्ट्री वगैरह है, ठीक है। खासकर जो हमारे फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनी की फैक्ट्रीज होती हैं वो ज्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। सेलाकुई में ही आपका राज्य मानसिक स्वास्थ्य केंद्र भी स्थित है, ठीक है। तो अगर मेंटली किसी को प्रॉब्लम होती है तो उसका सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है वो सेलाकुई में ही स्थित है। नेक्स्ट देखिए आपका क्लेमेंट टाउन, बहुत ही अच्छा और खूबसूरत प्लेस है क्लेमेंट टाउन। और जिसने ग्राफिक यूनिवर्सिटी में पढ़ा है तो वो क्लेमेंट टाउन के बारे में अच्छे से जानता ही होगा। क्लेमेंट टाउन जो है आपका देहरादून में पॉपुलर है। यहाँ पे आपका एक बौद्ध मठ भी आपको देखने को मिलेगा, बौद्ध महास्तूप यहाँ पे स्थित है। क्लेमेंट टाउन की स्थापना की थी 1936 में, किसने, फादर क्लेमेंट ने, फादर क्लीमेंट ने, ठीक है। और 1948 में यहाँ पर एक वार एकेडमी बनाई गई, नेशनल वार एकेडमी, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर आपका
क्लेमेंट टाउन में आपको बौद्ध धर्म के काफी लोग देखने को मिलेंगे। जब तिब्बती प्रवासी यहाँ पे आए तो उनको देहरादून में बसाया गया। आप राजपुर रोड में भी देखते हैं, वहां भी हैं, सहस्त्र लारा रोड में भी देखते हैं, और साथ ही हमारे जो क्लेमेंट टाउन वाला एरिया है वहां पर भी काफी बौद्ध लोग आपके निवास करते हैं, ठीक है। और क्लेमेंट टाउन में ही आपका स्थित है एक बौद्ध स्तूप। तो क्लेमेंट टाउन में आपने देखा होगा ना, एक बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप है, और इसका उद्घाटन 2002 में हुआ था। और इसका उद्घाटन किसने किया था? जो बौद्ध धार्मिक गुरु है अभी, दलाई लामा, तिब्बत के दलाई लामा, ठीक है। तो एक बौद्ध स्तूप जो यहाँ पे है, बौद्ध महास्तूप कह सकते हैं इसको, बौद्ध महास्तूप। बौद्धों का मंदिर है ये, बहुत बड़ा, देखा होगा आपने क्लेमेंट टाउन में, 185 फीट ऊंचा है ये, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा बड़ा खूबसूरत लगता है वहां पे अगर आप देखेंगे। इसके अलावा देखिए खलंगा स्मारक। खलंगा आप जानते हैं दोस्तों, यहीं पर युद्ध हुआ था हमारा, आंगल गोरखा युद्ध जब हुआ देहरादून में, जो युद्ध हुआ था यही खलंगा या नाला पानी का युद्ध कहा जाता है इसको, नाला पानी। इसमें गिलेस्पी मारा गया था, गिलेस्पी या जिलेस्पी जो था वो मारा गया था। और यहाँ पर बलभद्र थापा, जिसने डाटकाली मंदिर का निर्माण किया था, तो बलभद्र थापा ने अदम्य साहस का परिचय दिया, ठीक है। तो इसीलिए जिलेस्पी और बलभद्र थापा दोनों की स्मृति में खलंगा स्मारक वॉर मेमोरियल बनाया गया है, या नाला पानी का किला भी जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए देहरादून का एक महत्वपूर्ण प्लेस यहाँ पे रह गया है जो मैं बताना भूल गया आपको, वो है देहरादून का घंटाघर। देहरादून के बीचों बीच सिटी सेंट्रल में हमारा स्थित है घंटाघर। देहरादून का जो घंटाघर है भैया, ये आपका इसका शिलान्यास हुआ था 24 जुलाई 1948 को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका शिलान्यास उत्तर प्रदेश की तत्कालीन जो राज्यपाल थी सरोजनी नायडू ने किया था। ये तो हो गया शिलान्यास, यानी कि नींव डाली। लेकिन इसका उद्घाटन किया था 1953 में किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री, शास्त्री जी उसमें क्या थे? रेल मंत्री थे, ठीक है। बाद में तो शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री भी बनते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी मृत्यु हो जाती है ताशकंद समझौते में, जब वो गए होते हैं तो वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, देहरादून घंटाघर की नींव डाली थी सरोजनी नायडू ने 1948 में, और जब ये 1953 में बनके पूरा हुआ तो इसका उद्घाटन किया था केंद्रीय रेलवे मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। घंटाघर को देहरादून में बलबीर टावर भी कहा जाता है, ठीक है। बलबीर टावर इसका अन्य नाम है, बलबीर टावर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसको बनाने वाले जो व्यक्ति थे, इनका नाम आपको आना चाहिए, क्या पता एग्जाम में पूछ ले, आयोग कुछ भी फैक्ट पूछ लेता है। हरिराम मित्तल और रामलाल, हरिराम मित्तल और रामलाल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका निर्माण करवाने वाले व्यक्ति का नाम था आनंद सिंह। आनंद सिंह ने निर्माण कराया था, मतलब पैसा इसने लगाया। हरिराम मित्तल रामलाल इसके क्या थे? वास्तुकार थे। और इसकी नींव डालने के लिए सरोजनी नायडू जी आई, और इसका उद्घाटन करने के लिए जब ये बन गया लाल बहादुर शास्त्री जी आए, ठीक है। तो ये पूरी कहानी हमारी किसकी? घंटाघर की। तो ये आपको याद होना चाहिए। ऐसे देखिए हमारा देहरादून में आपको देखने को मिलेगी एक 20 पुरिया गुफा। तो देहरादून में एक गुफा, जैसे मैंने बोला आपको रोबर्स केव है, चोरों की गुफा है, तो इसी प्रकार से एक 20 पुरिया गुफा भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और इस 20 पुरिया गुफा की मैं बात करूं तो ये 2005 में खोजी गई थी, और इस गुफा से काफी ज्यादा सिक्के वगैरह प्राप्त हुए हैं। 2005 में इसकी खोज हुई, शिव मूर्तियां मिली और सिक्के मिले यहाँ से, शिव मूर्तियां व सिक्के प्राप्त हुए यहाँ से, ठीक है। रॉबर्ट्स केव गुच्चू पानी में आपको बता ही चुका हूं, चोरों की गुफा भी इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गए देहरादून के कुछ प्रमुख स्थल। इसमें कोई प्रमुख स्थल रह गए हैं तो उनको देख लेते हैं एक बार। तो बाकी देहरादून में स्थित जो फॉल है मैं आपको बता चुका हूँ। टाइगर फॉल आपको मैंने बता दिया। कैंपटी फॉल वैसे तो टिहरी में पड़ता है, मसूरी के नजदीक है, तो लोग मसूरी में देहरादून में सोचते हैं, लेकिन देहरादून में नहीं है कैंपटी फॉल, ठीक है। जो हमारा कैंपटी फॉल है वो आपका कहाँ स्थित है? टिहरी जनपद में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर भट्टा फॉल मैं आपको बता चुका हूँ, भट्टा फॉल यहाँ पे है मसूरी में। और भी बहुत से फॉल हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए आपका मैसी फॉल, मैसी फॉल जो है ये भी आपका देहरादून में है, मैसी फॉल, ठीक है। और अन्य फॉलों की बात करें तो अन्य कौन कौन से हैं? अभी सभी मसूरी में स्थित है, नाम याद आते नहीं कभी कभी ना, तो कौन कौन से हो गए? भट्टा फॉल हो गया, टाइगर फॉल मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपका झड़ी पानी फॉल है, एक झड़ी पानी मसूरी में ही है, झड़ी पानी फॉल। हार्डी फॉल, हाँ मेरे को ये याद नहीं आ रहा था, हार्डी फॉल ये आपका देहरादून मसूरी में स्थित है, ठीक है। और चक्राता फॉल भी है एक, चक्राता में,
फॉल मतलब झरने की बात हो रही है ना, झरने हैं जो देहरादून में स्थित, जहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। और इसके अलावा देखिए हाँ, मसूरी में स्थित है विनोग क्वेल माउंटेन, विनोग क्वेल माउंटेन सेंचुरी, ठीक है। मसूरी वन्य जीव अभ्यारण्य भी जिसको कहा जाता है, छोटा सा है ये। और ध्यान रखिए यहीं पर एक पहाड़ी बटेर अंतिम बार देखा गया था। लंडौर बाजार मैंने आपको बताया, कुल्लड़ी बाजार, हाँ एक कुल्लड़ी बाजार भी आपका मसूरी में स्थित, कुल्लड़ी बाजार, ठीक है। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। चलिए, तो लगभग जितने भी महत्वपूर्ण प्लेसेस थे देहरादून के, हाँ एक तिब्बती मार्केट भी है देहरादून में, आपको ध्यान रखना है। घंटाघर के आसपास आप जाएंगे तो वहां पर एक तिब्बती मार्केट आपको देखने को मिलेगी, तिब्बती बाजार, ठीक है। ये भी आपका देहरादून में। राजपुर जो प्लेस है, राजपुर रोड या राजपुर जो है वो भी देहरादून में है। राजाओं का पुर, राजपुर, राजपुर आप देखते हैं काफी पॉश एरिया है वर्तमान समय में भी, और काफी अच्छे अच्छे वहां पे आपको जो कैफेज हैं, होटल्स हैं, और साथ ही लोगों के जो भी विलास वगैरह हैं वो देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए इसके अलावा हमने बात की जॉली ग्रांट, हो ही गया हमारा। जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है जो कि देहरादून में स्थित है, जॉली ग्रांट। ऐसे देहरादून में हमारा डोईवाला हो गया, ठीक है। डोईवाला, डोईवाला में हमारी चीनी मिल है, एक शुगर मिल, चीनी मिल डोईवाला में स्थित हो गए। ओके, चलिए बाकी तो और ऐसे छोटे छोटे प्लेसेस अगर हम बात करेंगे तो बहुत से प्लेस हैं। और हाँ, रामताल गार्डन, जहाँ पर हमारा वीर केसरी मेला लगता है, रामताल गार्डन कहा जाता है इस क्षेत्र को, रामताल गार्डन, जो अंसार बाबर का क्षेत्र ना, रामताल गार्डन। तो यहीं पर 3 मई को वीर केसरी चंद्र मेला लगता है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए एक काना ताल है हमारा, कानासर बोलते हैं जिसको, कानासर, कानासर, ठीक है। ये भी हमारा देहरादून में है। और चक्राता में हमारा एक देववन है, देववन नामक जो प्लेस है चक्राता में, जहां पर क्रिप्टोगैमी के गार्डन की भी स्थापना की गई थी। ये आपको पता होगा, करंट अफेयर में था 2-4 साल पहले। तो एक क्रिप्टोगैमिक यहाँ पे गार्डन स्थापित हुआ था, ठीक है। चलिए, ये तो हो गए भाई देहरादून में स्थित जो महत्वपूर्ण पर्यटक प्लेस, अन्य प्लेस या धार्मिक प्लेस थे। अब हम देखेंगे देहरादून में स्थित जो प्रमुख संस्थान है। देहरादून में बहुत से संस्थान है भाई, राज्य के सबसे मैक्सिमम जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं या यूनिवर्सिटीज हैं या अन्य जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो देहरादून में स्थित है, ठीक है। तो फटाफट चलिए इनको रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं। सेशन काफी लंबा होता है, थोड़ा धैर्य बना कर रखें, बस अब थोड़े ही मिनट आपके लूंगा। पहला देखिए, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी, जिसको लबासना भी कहा जाता है, ठीक है। लबासना, लबासना इसी को कहा जाता है। और यहाँ जाना हर किसी का ड्रीम होता है जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, खासकर आईएएस की, ठीक है। जिला, जिसको जिला मजिस्ट्रेट बनना है या जिसको बोलते हैं हमारा जिला अधिकारी, तो उसके लिए लबासना जाना पड़ेगा आपको। तो लबासना की स्थापना हुई थी सबसे पहले देखिए आपकी 1959 को, 1959 को इसकी स्थापना हुई थी, 1 सितंबर, ठीक है। 1 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना हुई थी। और 1972 में इसका नाम लाल बहादुर शास्त्री कर दिया गया। पहले इसका नाम था भारतीय प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी, ठीक है, भारतीय प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी। बाद में इसका नाम किया गया 1972 से लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते देखिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एफआरआई, एफआरआई देहरादून में ही है, ठीक है। तो एफआरआई का इतिहास बहुत लंबा है और फाइनली एफआरआई जो नाम मिला इसको 1906 में मिला। पहले इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल था 1884 में। वैसे बेसिकली इसकी जो स्थापना हुई थी 1878 में हुई थी, पहला वन महाविद्यालय के रूप में यहाँ पे स्थापना हुई। 1884 में इसका नाम किया गया इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल और 1906 से इसको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना गया। इसका जो डिजाइन बना था कई बार पूछा जाता है, इसका डिजाइन बनाया था किसने, जेम्स ब्रून ने, ठीक है। डिजाइन इसका किसने बनाया था, जेम्स ब्रून ने बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्घाटन 1929 में तत्कालीन भारत का जो वायसराय था इरविन, तो इरविन ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। चलिए एफआरआई हो गया। इसके बाद देखिए आपका एफआरआई का, एफआरआई में जो हमारा ओपनिंग गेट है जहां से एंट्री होती है उसको ब्रांडिस गेट कहा जाता है, ठीक है। ब्रांडिस, ब्रांडिस गेट, ये भी ध्यान रखना, ब्रांडिस गेट यहीं पे है। अगर देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, तो ये भी आपको देखने को मिलेगी कहाँ, देहरादून में स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, स्थापित हुई थी 2006 में। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी हमारे देखिए जियोलॉजी यानी कि भूगर्भ विज्ञान होता है उससे संबंधित इंस्टीट्यूट है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। भारतीय वन संस्थान, ये भी आपको देहरादून में देखने को मिलेगा।
तो भारतीय वन संस्थान देहरादून। इसके अलावा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान, ये भी देहरादून में स्थित है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, देखिए आपका भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान। तो भारतीय जो हमारा वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान है देहरादून में ही है। इसके बाद देखिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1767 में हुई थी कलकत्ता में। बाद में इसको 1942 में देहरादून शिफ्ट किया गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी देहरादून में स्थित है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन और ओएनजीसी, इसको हम कहते हैं ओएनजीसी, इसकी स्थापना देहरादून में 1956 में की गई। ओके, इसके बाद देखिए जो हमारा ब्लाइंड, नेशनल जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनके लिए जो इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान, ये भी देहरादून में स्थित है। आपदा निम्नीकरण और प्रबंधन केंद्र देहरादून। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, भारतीय माइन ब्यूरो जो है, खान ब्यूरो, ये भी देहरादून में है। राजकीय अभिलेखागार देहरादून में है। उत्तराखंड भाषा संस्थान आपका देहरादून में है। ठीक है, ऐसे देखिए हमारा जो हिंदी अकादमी है उत्तराखंड की, जिसको डॉक्टर पीताम्बर दत्त भगतवाल हिंदी अकादमी कहा जाता है, 2010 में पीताम्बर भगतवाल का नाम इसके आगे जोड़ा गया था, ये भी देहरादून में है। भारतीय सैन्य अकादमी, इंडियन मिलिट्री अकादमी, IMA, देखिए ये भी आपकी देहरादून में है। ठीक है, कब स्थापित हुई थी? 1 अक्टूबर 1932, पूछा जाता है एग्जाम में। भारतीय सैन्य महाविद्यालय, तो भारतीय सैन्य महाविद्यालय भी आपको देहरादून में देखने को मिलेगा। इसके अलावा राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम देहरादून, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून। ठीक है, वन संग्रहालय यानी कि फॉरेस्ट जो हमारा म्यूजियम है देहरादून में है, कब स्थापित हुआ था? 1914 में। इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो कि ऋषिकेश में स्थित है। इसके अलावा देखिए आपका ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसको एम्स कहा जाता है। ठीक है, एम्स, तो एम्स कहाँ है? ऋषिकेश में है। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क जो है हमारा देहरादून में स्थित, IT पार्क जिसको कहा जाता है। ऐसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है रायपुर में है, देहरादून में। UKSSC यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ये भी आपका रायपुर में स्थित है देहरादून में। ठीक है, रायपुर में UKSSC जो आपका सिलेक्शन करता है ग्रुप C एग्जाम के लिए। रेशम सहकारी संघ जो है, ये भी आपका देहरादून में स्थित है। विज्ञान धाम देहरादून में, सिल्क पार्क देहरादून में, मालसी डियर पार्क आपका देहरादून में है। स्वामी राम विद्यापीठ डीम्ड विद्यालय देहरादून में। ठीक है, कहाँ है ये? जॉली ग्रांट में, जॉली ग्रांट। ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी राम ने की थी। सबसे पहले स्थापित हुआ था 1989 में, और 2007 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। ओके, ध्यान रखेंगे। हालांकि 2015 में इसको वापस लिया गया डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा। वर्तमान में मैनेजमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया और मेडिकल के कोर्सेज और साथ ही हॉस्पिटल भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ग्राफिकरा विश्वविद्यालय, आप जानते हैं कितना पॉपुलर है ग्राफिकरा विश्वविद्यालय। इसके अलावा UPES जो है, ये भी आपका देहरादून में स्थित है। ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर एक यूनिवर्सिटी है UPES। ठीक है, इसके अलावा देखिए उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, ये भी देहरादून में स्थित है। UTU कहा जाता है इसको। और उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 2005 में। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, तो ये 2006 में स्थापित हुआ था देहरादून में। ये माफ कीजिए 2009 में हुआ था। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो कि हर्रा वाला देहरादून में है। ठीक है, 2009 में स्थापित हुआ था। और ऐसे बात करें, देखिए उरेडा उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इसको कहा जाता है। तो ये आपका पहले अल्मोड़ा में था इसका मुख्यालय, आजकल वर्तमान में ये देहरादून में है, पटेल नगर में, पटेल नगर। ठीक है, उसके अलावा बात करें SCERT, जैसे NCERT होता है ना, ऐसे राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद होता है। ठीक है, तो स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो ये भी आपका देहरादून में स्थित है। इसके अलावा भी बहुत से और अन्य संस्थान संगठन है देहरादून में, जितने अभी मुझे रिकॉल हुए दिमाग में उतने मैंने ऐड कर दिए हैं। कुछ रह गए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जरूर कीजिएगा। बाकी तो ये आज हमने देखा जिला दर्शन में देहरादून जिले को। हालांकि देहरादून का जो उल्लेख है और ज्यादा विस्तृत है। यहाँ पर देखिए रिवीजन क्लास महाकुंभ है, तो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन था, इसलिए थोड़ा कुछ पॉइंट रह गए होंगे। फिर भी मैंने मैक्सिमम कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट आपको रिवाइज करवा दूं। बाकी यहीं पे सेशन को समाप्त करेंगे दोस्तों। हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। ठीक है, बाकी ये सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। जिला दर्शन एटलीस्ट आपको जो ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है उससे पूर्व ये सीरीज तो मैं समाप्त कर ही दूंगा। इतने वीडियोस आप जरूर देख के जाना उत्तराखंड के
रिवीजन महाकुंभ के, क्योंकि इसमें मैंने लोक कला संस्कृति को आपका कवर करा दिया, उत्तराखंड का भूगोल कवर है, उत्तराखंड का इतिहास कवर है, और उत्तराखंड जिला दर्शन अगर कवर हो गया तो इसमें जो अन्य फैक्ट होते हैं वो भी कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना पढ़ने पे आपका उत्तराखंड लगभग 70 से 80% कवर हो जाएगा। ओके, तो चलिए मिलेंगे आपको जल्दी नेक्स्ट सेशन में। बाकी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज लगानी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या सीधे आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, देवभूमि करियर पॉइंट के नाम से ही है, और स्टोर में जाके आप टेस्ट सीरीज इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।